Welcome to Daily Current Affair. Today is 3rd of January 2023. The question is Indian Overseas Bank dash dash appointed as MD and CEO, that is A अजय कुमार श्रीवास्तव। तो अजय कुमार श्रीवास्तव को क्या बनाया है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अब इंडियन ओवरसीज़ बैंक कब फाउंड हुआ था? 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में इसका फाउंडेशन रखा गया था। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है M चिदम्बरम चिट्टेयर। एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? चेन्नई में। अब कुछ और बैंक के बात करते हैं, लाइक SBI के चेयरमैन दैट इज़ दिनेश कुमार खारा एंड इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई। HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ ऑल्सो इन मुंबई। नाबार्ड के चेयरमैन है श्री शाहजी KV, मतलब कि उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन मुंबई। श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? लखनऊ में। इंडिया एंड विच कंट्री एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स एंड प्रिजन इनमेट्स, मतलब कि इंडिया के पास जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ठीक है, और पाकिस्तान के पास जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं पूरी कंट्री में, उसकी लिस्ट, एंड कितने प्रिजन है इंडिया के पास एंड पाकिस्तान के पास उसकी भी लिस्ट, वो दोनों ने इंडिया ने अपनी लिस्ट जब पाकिस्तान को दी है और पाकिस्तान ने अपनी लिस्ट इंडिया को दी है, और ये रेगुलर एक्सचेंज होता रहा है 1992 से। ठीक है, और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, बार बार अटैक्स होते रहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो उसके लिए उसमें क्या होता है कि अगर कभी भी किसी भी तरह का अटैक हो, ठीक है, पाकिस्तान जब किसी भी तरह का अटैक करे तो इंडिया के जहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ना करे, क्योंकि जब न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर अटैक होता है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ही गंदा हो जाता है पूरी कंट्री के लिए और पूरे इन्वायरमेंट के लिए और दूसरी कंट्रीज़ के लिए भी। तो यही चाहता है कि जब इंडिया अटैक करे पाकिस्तान के ऊपर, या होगा, भगवान ना करे ना हो, बट अगर कभी हो, ठीक है, तो पाकिस्तान के जहाँ पे भी न्यूक्लियर के जो जगह है, जहाँ पे न्यूक्लियर जो एसेट्स है वो डिप्लॉयड है, वहाँ पे इंडिया बॉम्ब ना गिराए या गलती से भी बॉम्ब ना गिरे, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ से रेडिएशन निकल जाएगी। रेडिएशन निकलेगी तो दैट दे आर वेरी वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमैनिटी ऑल्सो। सो इसके लिए क्या हुआ, 1992 से ये पैक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि जितने भी न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देना, और दूसरा जितने भी प्रिजन्स हैं, जितने भी जेल में पाकिस्तान के लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना, और पाकिस्तान वाले इंडिया के प्रिजन के बारे में जानकारी देते हैं इंडिया को। ठीक है, तो दोनों साइड ये एक्सचेंज करती है, और ये एक्सचेंज आपको पता है कि 1 जनवरी को होगा, हर साल ये होता है। 1992 से ये हर साल हो रहा है, और 32nd टाइम, कंटिन्यूसली 32nd टाइम है जब ये एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, और अभी क्या हुआ, इंडिया वालों ने क्या बोला है कि इंडिया वालों ने ये बोला है कि उनको रिलीज़ कर दो, जो भी सिविलियन प्रिजनर्स हैं, मिसिंग डिफेंस पर्सनल है और फिशरमैन्स हैं जो कि पाकिस्तान की कस्टडी में हैं, उनको छोड़ दो, ये भी उन्होंने बोला है पाकिस्तान को। वो वॉन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 अंडर 18 मैन टाइटल इन हॉकी, दैट इज़ ए मध्य प्रदेश। मैन कैटेगरी में जीता है मध्य प्रदेश ने, और फीमेल कैटेगरी में जीता है हरियाणा ने, आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ने उड़ीसा को फाइनल में हराया मैन की कैटेगरी में अंडर 18 में। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। ठीक है, और ये जो गेम्स हुए हैं ये हुए भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, हरियाणा ने वुमेन हॉकी अंडर 18 टीम ने जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जीता है। लास्ट में जो भी करंट अफेयर्स है हॉकी से रिलेटेड वो हैं। 12th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप किसने जीती है? हरियाणा ने। कहाँ पे हुआ? भोपाल में ये हुआ था। 2021 मेंस फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप किसने जीता है? अर्जेंटीना ने। कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। FIH जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 2022 ये किसने जीता है? ये जीता है नीदरलैंड ने। मैन वाला जीता है अर्जेंटीना ने, और फीमेल वाला जीता है नीदरलैंड ने। 2022 वुमेन हॉकी एशिया कप किसने जीता है? जापान ने जीता है, और ये कहाँ पे हुआ था? ओमान में हुआ था। विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ गिवन
द एकलव्य अवार्ड 2022, जो एकलव्य अवार्ड 2022 है वो किसको दिया गया है? जो ये साइकिलिस्ट हैं इनका नाम है स्वाति सिंह। सो स्वाति सिंह को ये दिया है ये वाला अवार्ड। तो साइकिलिस्ट है ये स्वाति, उन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं नेशनल लेवल पे इंडिया में, ठीक है। तो तो इनकी जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इसी के बेस पे इनको एकलव्य अवार्ड जो है दिया गया है। अब एकलव्य अवार्ड दिया किसको जाता है? ये दिया जाता है यंग स्पोर्ट्स टैलेंट्स को, जो नए नए यंग टैलेंट आता है किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है, जिसमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक ट्रॉफी दी जाती है और कैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख रुपए का। डेक्सा एंड यो टेस्ट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई फॉर विच स्पोर्ट्स इन इंडिया। अब जो क्रिकेट है, क्रिकेट में अगर आपको इंटरनेशनल टीम में आना है, इंडिया की इंटरनेशनल टीम में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेक्सा टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, यो टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। इन 2 टेस्टों को पास करने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी इंडियन क्रिकेट टीम में। तो व्हाट इज़ यो टेस्ट? यो टेस्ट होता है एक तरह का कि एक 20 मीटर का, ठीक है, एक 20 मीटर का एक रन वाला ग्राउंड जैसा होता है, ठीक है, एक ट्रैक होता है 20 मीटर का, उसके अंदर जो है प्लेयर्स को दौड़ना होता है। पहले स्लोली आपको ये क्रॉस करना पड़ता है, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी स्पीड करके वापस आना पड़ता है, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्पीड करके वापस आना पड़ता है। इस तरह के 3-4 चक्कर लगाने पड़ते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा थका देते हैं स्पोर्ट्स को, तो ये काफ़ी स्पोर्ट्समैन को, तो ये काफ़ी टफ टेस्ट होता है, ठीक है। और इसका जो पासिंग टाइम था, वो पासिंग स्कोर था, जिसका स्कोर 16.1 है, वो पास हो जाएगा इस टेस्ट में। बट जो ये 16.1 है, अब ये बढ़ा के कर दिया गया है 16.5, ठीक है। और एक ये टेस्ट होगा और दूसरा होगा डेक्सा टेस्ट। डेक्सा टेस्ट होता है बोन डेंसिटी का टेस्ट होता है। जिस तरह से कोई प्लेयर है, पहले उसका बोन डेंसिटी का टेस्ट होगा कि कोई उसकी बोन वीक तो नहीं है, ठीक है, इंजरी की वजह से वीक तो नहीं है, या फिर जो खाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो उनकी बोन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कम है, कितनी है, ठीक है। अगर उसकी स्ट्रेंथ कम है तो उसको वहीं से फेल किया जाएगा और वापस उसको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए भेजा जाएगा। अब सपोज कर लो किसी पहले ये टेस्ट नहीं होता था, बोन डेंसिटी टेस्ट, ठीक है। जब ये बोन डेंसिटी टेस्ट नहीं होता था तब क्या होता था, कुछ एक लोग ऐसे होते थे कि जिनकी बोन्स की डेंसिटी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, तो फिर भी वो इंडियन क्रिकेट टीम में आ जाते थे। फिर जब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उनकी बोन्स वगैरह ब्रेक हो जाती हैं और उनको क्या हो जाता है, इंजरी हो जाती है और वो फिर उस टूर से बाहर हो जाते हैं। तो इसीलिए इन BCCI ने पहले ही इनका डेक्सा टेस्ट लेने की सोची है कि पहले ही इनका एक्सरे लिया जाएगा, एक्सरे टेक्निक के थ्रू डेक्सा टेस्ट लिया जाएगा कि इनकी बोन डेंसिटी कितनी है, जल्दी ब्रेक तो नहीं हो जाएगी इनकी बोन्स वगैरह, रिस्क तो नहीं है, फ्रैक्चर होने का रिस्क तो नहीं है। अगर इसी तरह का रिस्क होगा तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर बंदे को इंडियन क्रिकेट टीम में लेंगे ही नहीं, उसको नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भेज देंगे ताकि वो अपने आप को फिट कर सकें। Recently, India and which country is going to sign 5 agreements, that is Austria। तो इंडिया और ऑस्ट्रिया ने पाँच जो है ये डिफरेंट एग्रीमेंट्स वो साइन करेंगे 2 जनवरी 2023 को, ठीक है। आजकल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रिया की विजिट पे हैं, ठीक है। द 2 एग्रीमेंट्स विल बी इन द इंटरेस्ट, इसमें से जो 5 में से 2 हैं वो है जो इंडिया वाले कम्युनिटी वहाँ पे रहते हैं ऑस्ट्रिया में, उनके वेलफेयर के लिए है। दूसरा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के लिए है, मतलब कि जो ऑस्ट्रिया के लोग हैं वो इंडिया में आ सकते हैं बिजनेस करने के लिए, स्टूडेंट आ सकते हैं रिसर्च करने के लिए, ठीक है। और जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो जा सकते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में काम करने या पढ़ने, ठीक है, या बिज़नेस करने। तो ये काफ़ी अच्छा एग्रीमेंट होने वाला है दोनों देशों के बीच में। और एक एग्रीमेंट है वर्किंग हॉलीडे का, ठीक है। वो क्या करेगा, वो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रिया जा सकते हैं। तो ये इस तरह के जो है एग्रीमेंट्स हो रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। अब ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, कहाँ पे, दैट इज़ इन यूरोप, ठीक है। इसके जो पड़ोसी देश है लाइक स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ठीक है, और इस तरह के चेक रिपब्लिक, पैराग्वे वगैरह, तो ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे इसके पड़ोसी हैं। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है आजकल, कार्ल नेहमर। प्रेसिडेंट कौन है, अलेक्जेंडर वन। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया दैट इज़ वियना। करेंसी इनकी यूरो है, लैंग्वेज इनकी जर्मन है। विच स्टेट गवर्नमेंट स्टाफ
कैन नाउ चूज बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम्स। ठीक है, दैट इज़ ए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में आजकल कौन सी सरकार है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, हिमाचल में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड राजस्थान में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो चुनाव जीते थे उनमें जो उनका मेन मुद्दा था वो था ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठा था कि जो हमारे पास ओपीएस है, कुछ एक स्टेट्स हैं लाइक छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, वो बोल रहे हैं कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करना है। ठीक है, तो पार्लियामेंट ने ऐसा जवाब दिया था कि जो एनपीएस में पैसा है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका कुछ एक थोड़ा बहुत पैसा जो है वो चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो सारा पैसा चला जाता है। फिर जो ये स्टेट्स थी, 3 स्टेट, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि जो हमारे पास एनपीएस का पैसा हमारा सेंटर के पास है वो हमें वापस दे दिया जाए, ताकि उस पैसे से हम जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के लोग हैं उनको क्या करेंगे, उनको पेंशन देंगे। ठीक है, 60 साल के बाद या रिटायरमेंट के बाद हम उसको उस पैसे को पेंशन में देंगे। बट पार्लियामेंट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि जो एनपीएस है वो कब वापस नहीं होगा, क्योंकि 2004 में ये एमओयू साइन किया था। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की उन सब ने ये एमओयू साइन किया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर रहे हैं, हम न्यू पेंशन स्कीम को लागू कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली कुछ एक हैं जिनको पेंशन मिलती है, मतलब कि किसी को भी पेंशन नहीं मिलती आफ्टर 2004 से 2022 तक, मतलब कि अभी तक कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। 2004 से जो पहले के लोग हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बेनिफिट उसका मिलेगा। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्या बोला है? अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास इतने सारे पैसे नहीं है कि वो ओपीएस दे सके, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है दे सके, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, तो अब क्या किया है उन्होंने? ऐसा किया है कि उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी, उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं 2004 से लेके 2020 तक या 2022 तक जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में जो जॉब है वो स्टार्ट की है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा? वो ओपीएस और प्लस एनपीएस में से कोई एक स्कीम जो है चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जिसने एनपीएस चूज़ करना है वो एनपीएस चूज़ करे, जिसने ओपीएस चूज़ करना है ओल्ड पेंशन स्कीम, वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो चूज़ कर सकता है। ओपीएस को अगर उसने ओपीएस को वो करना है, चूज़ करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उस पर्सन को सबसे पहले एफिडेविट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ एक पैसे भी डिपॉजिट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड डिविडेंड इन द एनपीएस अकाउंट। ये कुछ एक पैसे हैं वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डालने पड़ेंगे। कब, कौन से, किन के लिए है? जिनकी जॉब 1 नवंबर 2004 के बाद लगी है और अभी तक जितनी जॉब जो भी गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं उनको ये पैसे जो है जमा करने पड़ेंगे। किस में? जीपीएफ में, जनरल प्रोविडेंट फंड के अंदर इसको जब सबमिट करना पड़ेगा। जो ये पैसे हैं 2004 से लेके 2020 या 2022 तक जितने भी पैसे बनते हैं, उसी पैसे से उस पैसे को किस में कन्वर्ट करेंगे? जीपीएफ में उसको डालेंगे, और वही पैसा बाद में जब वो लोग रिटायर होंगे उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा मतलब ये है कि आप लोगों को जो भी पैसा है, ठीक है, 2004 से लेके सपोज करो कोई एक बंदा है वो 2004 से जॉब में लगा हुआ है, ठीक है, 2020 तक, ठीक है, 2020 या 2022 तक, आज तक जो भी बंदे जो है वो जॉब पे लगे हैं, उनका क्या है, उनकी जो कुछ एक पैसा है ना वो एनपीएस में जाता है, थोड़ा बहुत पैसा जो है एनपीएस में जाता है। जो पैसा उनका एनपीएस में गया है वो तो उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा मना कर दिया पार्लियामेंट ने कि हम वो पैसा नहीं देंगे। अब उन्होंने क्या बोला है सरकार ने कि 2004 से 2020 तक का जितना पैसा बनता है आप पहले जीपीएफ में उसको क्या करो, उसको जीपीएफ में अकाउंट में उसको डालो, फिर जब आप रिटायर होंगे तब हम उस पैसे को आपको एज ए क्या करेंगे, एज ए पेंशन दे देंगे। सो हाउ मेनी जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड इन द पास्ट 20 ईयर्स बिटवीन 2003 एंड 2022। तो 2003 से 2022 के बीच में जो 20 साल है उसमें जो सबसे ज़्यादा, उसमें जो जर्नलिस्ट जो है उन जिनकी मृत्यु हुई है, जिनको मारा गया है, वो है 1668। ठीक है, इतने जर्नलिस्ट की जो है डेथ हो गई है, मर्डर हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है, एम्बिशियस हुआ है, वॉर जोन डेथ हुई है, और फैटल इंजरीज जो है वो हुई है कितने, 2003 से 2022 के बीच में। तो मतलब कि एक साल में एज एन एवरेज मतलब कि 80 जर्नलिस्ट को जो है वो मारा गया है पर ईयर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो डेथ हुई है वो 2012 और 2013 में हुई है, जिसमें 144
एंड 142 जर्नलिस्ट, मतलब कि उनको जो है मारा गया है। 142 जर्नलिस्ट जो है उनकी डेथ हुई है, ठीक है। और इस साल 2022 में 58 जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, ठीक है। अब सबसे जो ख़राब कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेथ हुई है, ठीक है, वो है इराक एंड सीरिया, ठीक है। उनमें जो है 578 जर्नलिस्ट की मृत्यु हो गई है, उनको मारा गया है लास्ट 20 सालों में। उसके बाद है अफ़गानिस्तान, यमन, पैलेस्टीन। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो प्रेस के लोग हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको मारा गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।